सो हेलो एवरीवन। आज हम अपने इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम का जो पार्ट चल रहा है भारत में अफवाह तंत्र, उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हमारे प्रायद्वीप के अफवाह तंत्र का जो भाग हमारा बचा हुआ उसके बारे में देखेंगे। कंपैरेटिवली जो हमारा हिमालयी तंत्र है और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, स्टेट पीसीएस के मेंस में यहाँ पर जो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ भारत की जो एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो बड़े स्तर पे आपके भारत में चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश में विद्यमान जो आपके ड्रेनेज सिस्टम है, इस ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी आपके एस्पेक्ट हैं, इनको प्रोटेक्ट करना भी आपके हर नेशन के आपके गवर्नमेंट की एक पहली प्रायोरिटी है। तो पहले हम देखते हैं अपने सबसे पहले सेशन में अपने प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, इसके पहले के लेक्चर में हम कंपैरेटिवली देख रहे थे कि हिमालयन आपके ड्रेनेज सिस्टम और आपके पेनिनसुला ऑफ इंडिया के जो अफवाह तंत्र, इसमें क्या मेन रूप से आपका कंपैरिजन रहा। फिर भी एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषताओं को लेकर के। ठीक, भारत का सबसे प्राचीनतम जो आपका अफवाह तंत्र अगर आप देखेंगे वो प्रायद्वीपीय पठार में विद्यमान है। सबसे प्राचीनतम क्यों है? क्योंकि भूखंड प्राकृतिक प्रदेश में जिस ड्रेनेज पैटर्न का आपका विस्तार है वो स्वयं भूखंड क्या है, आपके भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड माना जाता है, जो सामान्यतः गोंडवाना भूमि के आपके विस्थापन से आपके भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में आपके विस्थापित हुआ था। अब इस प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को अगर आप देखेंगे तो भारत में सामान्यतः इसका वर्गीकरण आपके इनके रिवर्स के आपके जो विसर्जन के जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर ये अपने बड़े जलागर क्षेत्र में अपना जल विसर्जित करती है, तो उनमें एक सबसे पहला जल ग्रहण क्षेत्र आता है यहाँ का अरब सागर, और दूसरा है आपका बंगाल की खाड़ी। हमारे भारत में अगर आप देखेंगे लगभग 24% जो आपके अफवाह तंत्र का जो एक भाग आता है वो किसके अंतर्गत है? आपके प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में। और उसमें 22% अगर आप देखेंगे नदियाँ अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। लगभग 2% हम देखेंगे तो आपके कहाँ जल विसर्जित करती है? आपके अरब सागर में। और इसी जल विसर्जन के आधार पे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को हम दो भागों में भी बांटते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में आपके विसर्जित होने वाली नदियों का तंत्र, और दूसरा आपके अरब सागर में। तो इसका जो हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाली नदियां और अरब सागर में। अरब सागर में देखेंगे तो एक खंबात की खाड़ी का भी आपका प्रारूप आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन से आपके पैटर्न आपके बहुत मेनली मेन स्ट्रीम में देखे जाते हैं। यहाँ की नदियों की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं या स्थल फॉर्म या आपके लैंड फॉर्म्स उनके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र की विशेषताएं, मैं इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को, चूँकि हर ड्रेनेज सिस्टम जिस देश या भूभाग में आपके स्थित रहेगा उसको प्रभावित करने वाले कारकों में जो मैं आपको बताया भी था 5 कारक विद्यमान होते हैं। ठीक है, जैसे जलवायु, और इसी के आधार पे इसके प्रभाव या विशेषताएं बनेंगी। ठीक है, उच्चावच, उससे पहले भूगर्भी संरचना या चट्टाने, स्लोप यानी कि ढाल, जल आपूर्ति, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के निर्माण में एक छोटी सी कहानी भी जुड़ी हुई है। ठीक, इस प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का निर्माण अगर आप देखेंगे हिमालय के निर्माण से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि गोंडवाना भूमि का भाग जब मेडागास्कर से आपके टूट करके भारत में स्थित हुआ, तब हमारे भारत के पहले
ठोस भूखंड यानी कठोर चट्टानों का निर्माण हुआ, जो आर्कियन युग की आपकी आग्नेय शैल यानी रवेदा क्रिस्टलीय रूप में आपकी विद्यमान है प्रायद्वीप में। ठीक, लेकिन जब आपके हिमालय का टर्सरी काल के प्रारंभिक चरण में जब यहाँ पर पर्वतमालाओं का उठाव जो आपका प्रारंभ हुआ था, उससे हमारे इस पश्चिमी भाग का यानी कि प्रायद्वीप का जो पश्चिमी भाग था इसका अवतलन हुआ। अवतलन का मतलब होता है आपका किसी भी बड़े भूखंड का समुद्र की ओर आपका झुकाव होना या उस भाग का आपका समुद्र की ओर धंसना। अब ये जो घटना रही आपके टर्सरी काल के प्रारंभिक चरण में जब हिमालय का उत्थान आपका प्रारंभ हुआ, तो हमारे प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग जो था आपके हिमालय समुद्र में क्या हुआ, आपका अधिक अवतलन या धसाव से आपका झुक गया, जिससे ये पश्चिमी घाट का अगर आप देखेंगे, ये हमारी जो पश्चिमी घाट की श्रृंखला है ये आपकी क्या हो गई, पहले से अधिक ऊंची हो गई। और जब पूरा निर्माण क्रम पूरा हुआ आपके हिमालय का, तब दूसरे अवतलन की घटना होती है आपके प्रायद्वीप के उत्तर में, जिससे हमारे भारत का जो उत्तरी हिमालय का भाग है ये उठाव यानी अपलिफ्ट होकर के आपके ऊपर की ओर बढ़ा, जबकि ये जो प्रायद्वीप का भाग था इसमें क्या हुआ, आपके डाउन लिफ्ट में आपका क्या हुआ, आपका धसा। और इस दूसरे अवतलन से आपके इस प्रायद्वीप में अगर आप देखेंगे, इसका जो एक ढलान या स्लोप है प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तर से पश्चिम का भाग क्या हो गया आपका, ये वाला भाग ऊपर की ओर और अधिक उठा। दक्षिण पूर्व का भाग अगर आप देखेंगे, ये क्या हुआ, आपका डाउन स्लोप में चला गया। तो ये हिमालय के समानांतर आपके जो अवतलन की जो दो घटनाएं आपकी देखी गई, इससे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा हिमालय की आपकी पश्चिमी भुजा अधिक ऊंची हो गई, और उत्तर में आपके अवतलन होने से एक नदी या फिर आपके भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिसमें नर्मदा और ताप्ती आज भी आपकी प्रवाहित होती है। और ये दो विद्रोही नदी है जो आपके इस प्रायद्वीपीय पठार के ढाल या स्लोप के पूर्व में गिरने की बजाय आपके किस ओर गिरती है, आपके पश्चिम में। और अधिकांशतः अगर आप देखेंगे पूरा जो ढाल या पूरे चट्टान का जो आपका एक स्लोप है वो किस तरफ झुक गया, आपके दक्षिण पूर्व की ओर। इसलिए प्रायद्वीप की अधिकांश नदियों को अगर आप देखेंगे ये किस ओर विसर्जित होती है, आपके बंगाल की खाड़ी में। और लगभग 22% जितना बड़ा रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, अधिकांश नदियां जो है आपके बंगाल की खाड़ी जैसे एक मैग्नेटिक अपने आकर्षण की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर जल का विसर्जन करती है। ठीक, अब अगर हम देखेंगे यहाँ की भूगर्भीय चट्टान जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार की है, ये किस काल की, आपकी प्री कैम्बियन काल की आपकी कठोर चट्टानें हैं। ठीक, जितनी भी नदियां आपके प्रायद्वीप में आपके प्रवाहित हो रही है, उनके नीचे का आधार तल देखेंगे तो आपका क्या है, बहुत ज्यादा कठोर है, जबकि हिमालय में क्या आपका टर्सरी युग की आपकी कोमल चट्टानें। ठीक, भूगर्भीय चट्टानें यहाँ पर आपकी कठोर होने के कारण अगर आप देखेंगे, यहाँ की नदियाँ जो आपके आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, और सामान्यतः किसी भी विशिष्ट तीव्र अपरदन की प्रक्रिया न होने के कारण ये समस्त प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र आपके किस श्रेणी में शामिल होता है, प्रौढ़ावस्था के अपवाह तंत्र में। ठीक, भूगर्भीय चट्टानें कठोर होने, आधार तल तक पहुंच जाने, और नदियों के द्वारा आपके इतने ठोस भूमिखंड है कि कितना भी तेज बहाव आएगा तो आपके उतने बड़े अपरदन नहीं कर सकते जैसी हिमालय की नदियां आपकी हिमालय की पर्वत संरचनाओं को काट सकती है। और सामान्यतः अगर आप देखेंगे इसी कठोर भूखंड के कारण यहाँ की नदियां जो आपके अनुगामी कहलाती है, ये कॉन्सिक्वेंट आपका पैटर्न बनता है। अधिकांश प्रायद्वीप की नदियां जो आपके केवल नर्मदा ताप्ती को छोड़ करके अपने ढाल के अनुरूप बहते हुए आपके कहाँ विसर्जित होती है, बंगाल की खाड़ी में। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र को हम अनुगामी अपवाह तंत्र में भी क्या करते हैं, प्रतिरूप में शामिल करते हैं। प्रौढ़ावस्था का कारण मैं आपको बताया कठोर भूखंड है, और कठोर भूखंड होने के कारण आपकी नदियां जो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, कठोर चट्टानों का अपरदन कम होता है, नदियां मार्ग भी परिवर्तित नहीं करती, अनुगामी पर्वतमालाओं का अपना अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में निश्चित ढाल या स्लोप का अनुसरण करते हुए विसर्जित होती। ठीक, तो एक विशेषता हो गई प्रौढ़ावस्था है, और अनुगामी प्रतिरूप मिलता है आपके प्रायद्वीप में। जलवायु कर्क रेखा के आपके दक्षिण का पूरा भाग भारत में आपके
ट्रॉपिकल जोन में शामिल होता है और ये उष्ण कटिबंधीय पूरी जो आपकी जलवायु संरचना है, यहाँ का तापमान क्या रहता है आपका, उच्च रहता है। ठीक, सामान्यतः नदियों का जल जो है उच्च तापमान में वाष्पीकरण की प्रक्रिया थोड़ी क्या रहेगी आपकी, ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पर ना तो कोई ग्लेशियर है आपका जो आपके भूखंड को हमेशा आपका एक ठोस भूखंड में हिमखंड बनाए रखे जिससे इनको पानी मिलते रहे। ठीक है, जलवायु उष्ण और गर्म होने के कारण सामान्यतः जल की मात्रा यहाँ पर क्या होती है, वाष्पीकरण के कारण भी आपकी प्रभावित होती है। और पूरा अगर आप भूखंड देखेंगे कोई जल आपूर्ति, अगर अब मैं इसको जल आपूर्ति से जोड़ूंगा तो यहाँ की नदियाँ जो है आपके किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। ठीक, जिस साल जून में आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रायद्वीप के आपके अधिकांश भागों में अच्छी वर्षा होगी, उतने ही क्यूबिक आपकी नदियों में आपके वर्षा का जल प्राप्त करने से इनका क्या होगी, वर्षा जल की मात्रा बढ़ती है। ठीक, उच्चावास देखेंगे तो हमारे प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। ठीक, और सामान्यतः दूसरे भागों में देखेंगे तो 3000 मीटर सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, यानी हिमालय की तुलना में देखेंगे तो यहाँ पर जो उच्चावाच या रिलीफ है यहाँ के पर्वतों का थोड़ा क्या आपके हिमालय से कम है। अपर्दन की विगति क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी, क्योंकि कम ही ऊंचाई से जब नदियां गिरेंगी आपकी तो पहले से कठोर भूखंड है, कठोर भूखंड में अपर्दन कम है, ऊंचाई भी कम मिलने से इनको क्या मिलेगा आपका, अपर्दन की प्रक्रिया को ये प्रभावित करेगा। ढाल किस ओर है आपका, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का ढाल जो आपका बनता है वो बनता है आपका दक्षिण पूर्व में। कारण क्या है, टर्सरी काल के प्रारंभिक चरण में जब आपके हिमालय का निर्माण हुआ तो पश्चिमी भाग का अवतलन होना और पूर्ण निर्माण के बाद जब उत्तरी भाग में अवतलन से गाज का निर्माण हुआ तो सामान्यतः इसका उत्तर पश्चिमी भाग अधिक उठ गया, दक्षिण पूर्व का भाग क्या हो गया, डाउनलिफ्ट, इसलिए ढाल किस ओर बनता आपके बंगाल की खाड़ी में। इसलिए अधिकांश नदियां आपके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। इन्हें भारत में मानसूनी अपवाह तंत्र भी कहते हैं या प्यासा जल तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जल आपूर्ति किससे होती है आपके भारत में, मानसून के आगमन से। मानसूनी वर्षा पर निर्भर है यहाँ की नदियाँ। तो ये एक सामान्य आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की आपकी विशेषताएं हुई, 30 शब्दों में इनको बाकायदा पूछ सकता है। अब हम देखते हैं अपने प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, जो हमने 2 भागों में किया है। जल विसर्जन के आधार पे जो ढाल का अनुसरण करते हुए करती हैं, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाली अपवाह तंत्र सबसे बड़ा जो अगर देखेंगे अपवाह प्रतिरूप किसमें शामिल होता है, 22% प्रायद्वीप का बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाले नदियों के अपवाह तंत्र में। ठीक, अब इसमें एक तो आपका जो सबसे बड़े अपवाह तंत्र को ही देखना है। अगर प्रायद्वीप के अपवाह तंत्र के आपके मुख्य अपवाह प्रणाली के बारे में पूछेगा तो किन के बारे में आपको मेंशन कर रहा है, इसको याद रखना है। पहला तो आपके राज्य की महानदी, जो आप अपने छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, इसे हम अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे, हमें देखना है गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी। दूसरा देखेंगे कृष्णा अपवाह तंत्र, और तीसरी जो है महत्वपूर्ण आपकी कावेरी। बंगाल की खाड़ी के विसर्जन तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र शामिल है प्रायद्वीप में। उसमें बड़े अपवाह तंत्र में देखेंगे जो ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र को आपके निर्धारित करती है, उनमें एक है आपके अपने राज्य की महानदी। ठीक, 858 है, लेकिन 286 आपके छत्तीसगढ़ में अपवाह। उसके बाद उड़ीसा में आपके प्रवेश करके डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीप की जो मानी जाती है वो है आपकी गोदावरी नदी। लगभग 1465 किलोमीटर आपकी लंबाई में इसके विस्तार है। महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में डेल्टा बनाते हुए आपके गोदावरी का आपका बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होता है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी जो आपके प्रायद्वीप में बंगाल की खाड़ी के विसर्जन के आधार पर बनाई जाती है वह 1400 किलोमीटर की कृष्णा। आपके पश्चिमी घाट से आपके महाबलेश्वर से उद्गम होकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में विसर्जन। दक्षिण भारत का एक बहुत
महत्वपूर्ण जो आपकी नदी सिंचाई परियोजना है आपकी नागार्जुन सागर बांध नदी परियोजना, वो आपके कृष्णा नदी पे ही बनाई गई है। कर्नाटक के आपके ब्रह्मगिरी पर्वत से जो आपके कुद्रेमुख से ही निकट में है ब्रह्मगिरी, यहाँ से निकलती है आपकी कावेरी नदी, कर्नाटक और आपके तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। और दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा जल विवाद देखेंगे आपका कावेरी नदी को ही है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी जैसे 4 राज्यों के मध्य आपका विवाद, ये जीवन रेखा है आपके दक्षिण भारत की आपकी इन नदियों के आधार पर, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये मुख्य बड़े अपवाह तंत्र है जो आपके बंगाल की खाड़ी में शामिल होते हैं। कुछ अन्य छोटी नदियों को अगर आप देखेंगे, जैसे तमिलनाडु से जो निकलने वाली आपकी वेंगई हो गई, ठीक, और एक कर्नाटक से ही निकलती है आपकी पेन्नार नदी, ताम्रपड़ी जो अगस्त्यमलई पहाड़ी से निकल करके आपके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। सामान्य प्रश्न बनेगा कि आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाली या पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का नाम बताइए, तो आप महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेंगई और ताम्रपणी जैसे नदियों का नाम उल्लेखित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस बंगाल की खाड़ी के विसर्जन तंत्र में, ठीक है। चूंकि अधिकांशतः ढाल पूर्व की ओर है और पश्चिमी घाट से इनका उद्गम हो रहा है, तो सामान्यतः ये अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है और यही सबसे बड़ा प्रायद्वीप का अपवाह तंत्र है। मानसूनी आपकी वर्षा पर निर्भर आपकी ये नदियां मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे गोदावरी को। अब किसी भी विशिष्ट नदी के बारे में हम देखेंगे तो हमें मान लीजिए गोदावरी अपवाह तंत्र भी आता है, जैसे हमारे सीजी के अपने स्थानीय नदियों के संदर्भ में आता है, तो गोदावरी नदी की विशेषताओं को बताइए या गोदावरी नदी का वर्णन करें। आपको उद्गम पता होना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है अपवाह तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है मुख्य नदी की आपकी सहायक नदी और इसकी अन्य विशेषताओं को बता सकते हैं आप, जैसे जल विवाद बता सकते हो आप उस नदी के संदर्भ में, कोई नदी परियोजना जो आपकी विद्यमान है इसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक, ये हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपनी गोदावरी नदी का उद्गम। गोदावरी नदी का उद्गम आपके छत्तीसगढ़ में भी जो दंडकारण्य में अपवाह तंत्र जो शामिल किया जाता है वो किस में शामिल किया जाता है, आपके गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी आपके राज्य में नहीं बहती, लेकिन जो बस्तर की जो आपकी जीवन रेखा है इंद्रावती नदी, यह आपके छत्तीसगढ़ से होते हुए आपके तेलंगाना के निकट कहां पर मिलती है, आपके गोदावरी में। इसलिए दक्षिण यानी दंडकारण्य का अपवाह तंत्र किसमें शामिल हो जाता है, आपके इस गोदावरी नदी में। और सबसे बड़ी नदी अगर देखेंगे दंडकारण्य की आपकी इंद्रावती, जो अपनी सहायक वितरकाओं का जल लेकर के कहां पर मिलती है, आपके गोदावरी में। महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होकर के ये भारत के 3 राज्यों से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। गोदावरी आपके प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। गोदावरी के बारे में लिखेंगे तो इसका पहला ही आपका कथन या फिर परिचय सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप नदियों के परिचय को भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी द्रोणी के रूप में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। उद्गम आपके त्र्यंबक पहाड़ी, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में देखेंगे त्र्यंबकेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण आपका ज्योतिर्लिंग है। वहीं पर स्थित त्र्यंबक की पहाड़ी से आपके इस महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। अब इसकी सहायक नदियों में देखेंगे आपकी गोदावरी नदी में, तो आपके अगर मैं इसको पश्चिम से पूर्व में देखूंगा तो पूर्व में सबसे पहले आपकी कौन सी मिलेगी, इंद्रावती, ठीक, इंद्रावती हो गई। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और महाराष्ट्र की एक दूधना।
ठीक, 4-5 बस नदियों को आप याद रखिए किसी भी स्पेसिफिक नदी को बताने के लिए। तो इंद्रावती, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, दूधना और एक पूर्णा भी आती है जो महाराष्ट्र के ही क्षेत्र में। ये गोदावरी की क्या हो गई आपकी सहायक नदियां हैं। ठीक, अगर हम गोदावरी नदी पे ही देखेंगे तो आपका एक महत्वपूर्ण बांध जो तेलंगाना और आपके छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद का है वो है पोलावरम बांध। इसका आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। और महाराष्ट्र और आपके महाराष्ट्र की मुख्यतः अगर आप जीवन रेखा के रूप में देखेंगे तो गोदावरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद कृष्णा नदी में आते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम अगर हम देखेंगे जैसे गोदावरी का त्रंबक पहाड़ी से हुआ, वैसे ही आपके कृष्णा नदी का आपके पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है आपके महाराष्ट्र का, खंडाला लोनावाला जैसे पश्चिमी घाट में आपके हिल स्टेशन है, वैसे ही आपका एक महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। लगभग 1400 किलोमीटर लंबी आपकी दूसरी सबसे बड़ी नदी 1465 किलोमीटर में कौन सी? गोदावरी। दूसरे में आपकी कृष्णा आती है। ठीक, महाराष्ट्र से निकल करके आपके कर्नाटक के भी अपनी सहायक वितरकाओं का पानी लेकर के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए इसका बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होता है। अब यदि हम इस कृष्णा नदी के सहायक नदियों को देखेंगे तो 3-4 इसकी सहायक नदियों को आपको याद रखना है। तुंगभद्रा बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तुंगभद्रा, घाट प्रभा और मालप्रभा, और एक मूसी नदी। हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटी जो भारत की एकमात्र सबसे चर्चित जो ट्विन सिटी मानी जाती है, हैदराबाद सिकंदराबाद, ये दोनों ही आपके जो जुड़वा शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? आपके मूसी नदी के किनारे। ठीक, मालप्रभा, घाट प्रभा और आपका तुंगभद्रा, ये आपकी मुख्य बड़ी सहायक नदियों में शामिल होती है आपके कृष्णा नदी के अपवाह तंत्र में। अगर हम कृष्णा नदी में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में बनाया गया आपका नागार्जुन सागर बांध परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना है जो आपके दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश के लिए आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक पश्चिमी घाट में ही आपका स्थित आपका ब्रह्मगिरी पर्वत है। इस ब्रह्मगिरी पर्वत से आपके कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। इसके पश्चात ये तमिलनाडु में प्रवेश करते हुए आपके कहाँ पर विसर्जित हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी की एक विशेषता है, जैसे प्रायद्वीप के अन्य आप नदियों को देखेंगे चाहे बंगाल की खाड़ी में या फिर पश्चिम की ओर, अधिकांश ही नदियों में पानी तभी होता है जब मानसून आपका बहुत अच्छा रहता है। मानसून के प्रवेश के बाद ही इनमें जल की मात्राएं क्या होती है? आपकी पर क्यूबिक बढ़ती है। लेकिन कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जिसमें वर्ष भर जल की मात्रा आपकी सामान्य रूप से बनी रहती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जैसे आपके मानसून वर्ष की जो आपकी घटना होती है, यानी कि जून में जब आपके केरल में प्रवेश करता है तो अनाईमुड़ी और आपके इस ऊंचाई के आपके क्षेत्रों में जो 300 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उसका जल सीधे सीधे आपके कावेरी को तो मिलता ही है। लौटते हुए मानसून से भी कावेरी नदी को क्या प्राप्त होता है? आपका जल प्राप्त होता है। इसलिए कावेरी को आपके प्रायद्वीपीय भारत की वर्ष भर जल प्राप्त करने वाली आपकी या सदा नीरा नदी के रूप में क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। उद्गम होता है आपके ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से, फिर आपके तमिलनाडु में ये प्रवेश करती है। अब इस कावेरी की अगर सहायक नदियों को देखेंगे तो हेमावती, सिमझा और भवानी, ये 3 मुख्य बड़ी नदी हैं। हेमावती, सिमझा और भवानी। कावेरी नदी को लेकर के जो जल विवाद है, भारत का सबसे बड़ा जल विवाद भी माना जाता है, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आपके ट्रिब्यूनल बना करके आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और विवादित राज्यों के मध्य वर्ष में कौन सा राज्य कितना आपका क्यूबिक पानी प्राप्त करेगा इसका भी आपका निर्धारण किया गया। इसके बारे में आप बता सकते हैं। और कावेरी प्राधिकरण की आपकी स्थापना भी आपके इसी विवाद को दूर करने के लिए की गई है। ठीक है, अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के आपके
अरब सागर में विसर्जित होने वाले अपात तंत्र में। अरब सागर में अगर आप देखेंगे इससे पहले खंबात की खाड़ी आती है जो आपके कैम्बे की खाड़ी के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में अगर आप देखेंगे तो आपकी महत्वपूर्ण नदियां जो आपके इसमें शामिल की जाती है, एक है आपकी अरावली से उद्गमित होने वाली आपकी लूनी, दूसरी अरावली से निकल करके आपके गुजरात में प्रवेश करती है, वो है आपकी साबरमती। साबरमती के ही किनारे आपका गुजरात का गांधीनगर बसा हुआ है, ठीक है। एक मध्य प्रदेश के विंध्याचल से देखेंगे तो आपकी आती है माही नदी, साबरमती, लूनी, उसके बाद माही, और हमारे अमरकंटक से निकल करके प्रायद्वीप की सबसे विद्रोही नदी जो मानी जाती है या भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, और सतपुड़ा और अजंता के मध्य भ्रंश घाटी में बहने वाली आपकी ताप्ती नदी। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। अधिकांशतः अगर आप देखेंगे लूनी तो आपके अंतःस्थली इनलैंड आपके ड्रेनेज सिस्टम है जो आपके बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि अपना पानी आपके कच्छ के रण तक भी लेके आ पाए। सामान्यतः ये आपके अरावली के ही क्षेत्र में आपके थार के मरुस्थल में विलुप्त होने वाली नदी की श्रेणी में शामिल की जाती है। लेकिन साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती इनको देखेंगे तो ये विशुद्ध रूप से आपके अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, आपके खंबात की खाड़ी क्षेत्र में। फिर राज्यवार अगर हम देखेंगे जो आपके अरब सागर में विसर्जित होने वाली नदियां हैं तो आप गोवा की दो नदियों को याद रखिए, एक गोवा की जुआरी और इसकी कैपिटल जो आपकी पणजी है, मांडवी, ठीक। कर्नाटक से देखेंगे तो आपकी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसमें बना आपकी शरावती नदी, जिसपे जोग या गरसोपा भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल स्थित है, ठीक है। केरल में देखेंगे तो आपकी पेरियार, पेन्नार नहीं ना, पेन्नार आपकी किस में शामिल, आपके बंगाल की खाड़ी में। सामान्यतः कर्नाटक से निकल करके कृष्णा कावेरी के मध्य बहते हुए आपकी पेन्नार कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में। और अरब सागर में केरल से देखेंगे तो पेरियार हो गई, भरतपुझा और एक पंबा। ये इतनी नदियों का तंत्र जो 2% के आपके लगभग उसमें शामिल होता है, ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां हैं, ठीक। जिनमें अरावली की दो नदियों को याद रखेगा, एक लूनी, ये अंतःस्थली आपके नदी में शामिल है लूनी। सामान्यतः थार के मरुस्थल के उच्च तापमान, वाष्पीकरण और अतिरिक्त जल की आपकी मात्रा, मानसून भी आपके यहाँ पर अरावली के समानांतर पौने जो आपके आगे बढ़ जाने से ये भाग आपका सूखा रह जाता है। इस कारण ये वर्ष में आपके मध्य में ही आपके थार के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद देखेंगे तो आपकी दूसरी साबरमती जो अरावली से निकल करके गुजरात तक प्रवेश करती है, माही जो विंध्याचल पर्वतमाला से निकल करके कर्क रेखा को काटते हुए आपकी पहुँचती है। दूसरे दो नदियों को याद रखिएगा, प्रायद्वीप की पश्चिम की ओर विशिष्ट रूप से बहने वाली नदियां। अगर प्रायद्वीप की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो 2018 में भी आपका क्वेश्चन आया था, उसमें पश्चिम में बहने वाली नदी में स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे आपको किसका उल्लेख करना था, नर्मदा और ताप्ती का, ठीक। उसके बाद राज्यवार में देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं आपकी गोवा की जुआरी, पणजी की मांडवी, कर्नाटक की शरावती, केरल की आपकी पेरियार, भरतपुझा और पंबा। ये अरब सागर की आपकी नदियां हैं। जो आपको जानना है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को लेकर के आपका 30 शब्दों का प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। 2018 में तो बना ही बना है कि क्यों सामान्यतः प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है और उनका कारण क्या है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में आपको स्पष्ट रूप से किसको बताना है, नर्मदा और ताप्ती को। चलिए इसके बारे में देखते हैं, चूंकि क्वेश्चन आ चुका है लेकिन आपको इसका रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। क्या कारण है नर्मदा और ताप्ती जो आपके पश्चिम की ओर बहती है। तो मैं थोड़ा कुछ यहाँ पर
फिजिकल फीचर्स में एक पर्वत श्रृंखलाओं को यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा के नीचे महाराष्ट्र में देखेंगे एक श्रेणी आपकी अजंता श्रेणी। जब आपके प्रायद्वीपीय पठार में आपके अवतलन यानी भूखंडों के आपकी जमीन के नीचे धंसने या झुकने की जो आपकी घटनाएं हुई, जो कि हिमालय के निर्माण के समानांतर चल रही थी, उससे दो आपके अवतलन हुए। एक आपके प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग का अवतलन हुआ जो समुद्र की ओर आपका धंसा, दूसरा उत्तरी भाग में आपका अवतलन। और इस अवतलन से इस कठोर भूखंड में आपके एक सबसे बड़ी घटना हुई, भ्रंश घाटी का निर्माण। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। सामान्यतः जब दो ऊंचे पर्वतों के मध्य का भाग नीचे धंस जाए और उसमें जो गहरी दरारें या फिर आपके घाटी के रूप में जो आपकी शिलाकृति बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। और इस अवतलन में अगर आप देखेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य का भाग क्या हुआ आपका, अंदर धंस करके आपके भारत में विशुद्ध रूप से किसका निर्माण किए इसने, भ्रंश घाटी का। इस अवतलन का दूसरा आपका जो प्रभाव पड़ा आपके इस सतपुड़ा के आपके दक्षिण के क्षेत्र में बना, जहां पर उससे छोटी भ्रंश घाटी बनी। और इन दोनों ही भ्रंश घाटी में अगर आप देखेंगे नर्मदा जिसका उद्गम हमारे अमरकंटक से हुआ, अमरकंटक से आपके 3 नदियों का उद्गम होता, नर्मदा, सोन और जोहिला। सोन निकल जाती है आपके उत्तरी स्थलाकृति अपने अनुगामी का अनुसरण करते हुए, पश्चिम में आपके निकलती है सीधा नर्मदा। जैसी नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, सीधे आपके इस भ्रंश घाटी में क्या हो जाती है, प्रवेश। पहले से ही उसके लिए एक निश्चित रूप से दो पर्वतों के मध्य में आपका क्या बना दिया गया है, मार्ग बना दिया गया। और अपने तीव्र आपके अपर्दन विंध्याचल के आपके दक्षिण और सतपुड़ा के उत्तर के भागों का अपर्दन करते हुए उनके अवसादों से इस घाटी को भरते हुए ये आपके कहाँ पर विसर्जित होती है, भारत में खंबात की खाड़ी में। और वही आपकी भारत की इसलिए पश्चिम की ओर बहने वाली या प्रायद्वीप की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है नर्मदा, जिसकी कुल लंबाई अगर आप देखेंगे अमरकंटक के उद्गम से आपके विसर्जन के मध्य में 1325 किलोमीटर मानी जाती है। 1325 का इसका एक औसत है। इसकी सहायक नदियों में आपके मध्य प्रदेश की आपकी वितरकाएँ शामिल होती हैं, जिसमें तवा नदी हो गई, शक्कर हो गई, दूध हो गई, हिरण्य हो गई, ये सब सहायक वितरकाएं हैं जो आपके एमपी में ही से मिलती है। इंदिरा सागर बांध परियोजना और भारत का सरदार सरोवर बांध परियोजना जो आपके गुजरात में आपके स्थित है, और अपनी ऊंचाई यानी डैम की ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए इसको लेकर के आपके सुप्रीम कोर्ट में लंबाई जिसमें विवाद भी चला। ये सब आपके किसमें बनाए गए हैं, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पे आपके बनाए जाने वाले डैम और ये जो ट्राइबल एरिया से आपके इसके प्रभावित हो रहे थे, इसी को पर्यावरण के आपके आंदोलन के रूप में भी मेघा पाटेकर का नाम बहुत ज्यादा आपका क्या रहा, चर्चा में रहा। ठीक है, जिसको नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कहा जाता। भारत में किसी नदी को बचाने के लिए अगर सबसे बड़ा इको आपका एक मूवमेंट देखा जाएगा तो मेघा पाटेकर का माना जाता है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में। तो आपको याद रखना है कि इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा ताप्ती है। कारण क्या है, आपके प्रायद्वीपीय पठार में जो आपके हिमालय के टर्सरी काल के चरण में बनने के दौरान जो अवतलन की घटना हुई, उससे जो भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, और भ्रंश घाटी के निर्माण होने के कारण उसके बहाव क्षेत्र निश्चित हो जाने से ये नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, आपके खंबात की खाड़ी में। नर्मदा, ताप्ती या फिर ये जितनी भी छोटी नदियां अगर आप देखेंगे, ये नदियां जो है अपने अपर्दन के स्वरूप को ले जाते हुए या जो भी आपने मार्ग में आने वाले जो आपके स्थलाकृति रहती है उनको तोड़ करके अपर्दित करके इरोशनल प्रोसेस से जो अवसाद लेकर के आपके बढ़ती है आपके पश्चिमी घाट में, तो इनके द्वारा एक विशेष स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसको याद रखिएगा। ज्वार्दन मुख या एस्चुरी क्या है, एस्चुरी प्रायद्वीप में बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाली नदियां आपके
पूर्वी तट पे बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली अगर अधिकांश नदियों को देखेंगे, ये एक विशेष स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसको क्या कहा जाता है, ज्वारदान या एस्चुरी। सामान्यतः जब नदियों को आपका तीव्र ढाल मिलता है और ढाल के बाद आपके अपने मार्ग में आने वाले आपके अपर्दन से जो उनके पास डिपॉजिट या निक्षेपण रहता है, उसको जब ये अपने मुहाने में बड़ा क्षेत्रफल मिलने से जब लगातार जमाव करते रहते हैं, जमाव करने से उसका क्षेत्रफल बड़ा होता है, उसको क्या कहा जाएगा, आपका डेल्टा। लेकिन जब नदियों को अपने विसर्जन क्षेत्र में बहुत ही कम सकरा भाग मिले अपने अवसादों को जमा करने के लिए, तो वो एक छोटी सी आपकी शिलाकृति बनाती है कीपाकार में। इस कीपाकार या एक कीप या ट्रायंगल के रूप में अपने डिपॉजिट को क्या करती रहती है, जमा करती रहती है। तो एक खांचे के रूप में एक अलग आपके स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है ज्वारदान मुख। चूंकि इस स्थलाकृति का मुख जो होता है आपके ज्वार के रूप में, यानी किस ओर, सागर की ओर खुला होता है, इस ओर से ऐसा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ज्वारदान मुख कहते हैं। और यहाँ नदियों को अपने निक्षेपण को जमा करने के लिए कोई बड़ा भूमि का विस्तार नहीं मिलता है, इसलिए छोटे रूप में अपने निक्षेपण को जमा करके क्या बनाते हैं, आपके ज्वारदान मुख बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न है, चूंकि हम अपने पूरे हिमालयी तंत्र, अपवाह तंत्र का अध्ययन कर चुके हैं, मैंने अंतर भी कल ही कर दिया था, तो आज हम देखते हैं कि कौन से कंपैरेटिव यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब भारत के अपवाह तंत्र से बनने वाले अवधारणात्मक प्रश्न और उनके उत्तरों में हमें किन स्पेसिफिक लॉजिकल इनके फीचर्स को लिखना है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको जो एक इंपॉर्टेंट रूप में याद रखना है, मैदान। उत्तर भारत के मैदान में प्रायद्वीप की तुलना में बाढ़ अधिक क्यों आते हैं? प्रायद्वीप की तुलना में, ऐसा नहीं है कि प्रायद्वीपीय पठार में आपका बाढ़ नहीं आता, प्रायद्वीप में भी बाढ़ आती है, लेकिन अधिकांश नदी के मुहाने क्षेत्र में। लेकिन आप उत्तर भारत के मैदान के क्षेत्र में देखेंगे, जो आपके किस अपवाह तंत्र से आपका निश्चित होता है, हिमालयी अपवाह तंत्र। भारत का सबसे समृद्ध आपका जो अपवाह तंत्र है, गंगा नदी से, आपके ब्रह्मपुत्र नदी से, आप बिहार में देख लीजिए, हर साल आपको बाढ़ मिलेगी। असम का क्षेत्र भी बाढ़ से ग्रसित रहेगा और पश्चिम बंगाल का, यूपी के तराई के क्षेत्रों में भी बाढ़ की सर्वाधिक संभावना रहती है। तो प्रायद्वीप की तुलना में उत्तर भारत के मैदान में आपका बाढ़ अधिक क्यों आता है? इसमें 3 कारण आपको याद रखना है। पहला, हिमालयी नदियां, किसके संदर्भ में बताना आपको, क्योंकि उत्तर भारत मैदान में आपके बाढ़ का कारण बताना है, तो इसी को फोकस करके पहले ही लिखना, आपके उत्तर भारत का मैदान हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल है। ठीक, इस अपवाह तंत्र में नदियां अवसादों का जमाव या नदियों के द्वारा अवसादों के जमाव की प्रक्रिया तीव्र है। क्यों? क्योंकि टर्सरी आपकी चट्टानों से, आपकी मुलायम चट्टानों से आपके इनका अपवाह तंत्र है, और जहां पर मुलायम संरचनाएं मिलेंगी, नदियां जो है आपके उसको क्या करेंगी, अधिक अपरदित करेंगे। ढाल भी सीधे मिलती है आपके कहां पर, इनको उत्तर भारत के मैदान में। तो ऊपर से अपर्दन से लेकर के जो अपने साथ ये डिपॉजिट जो लेके आती हैं, यहाँ पर उत्तर भारत के मैदान में थोड़ा सा आपका ढाल मंद होने से ये अपने अवसादों को क्या करती है, भारी मात्रा में आपकी क्या करती हैं, जमाव करती हैं। प्रायद्वीप पठार की नदियों के पास अगर आप देखेंगे, जो भारी अवसाद जमाव की प्रक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि कठोर चट्टानों का उतना आपका यहाँ पर अपर्दन नहीं हो पाता। अब ये भारी अवसादों का जमाव की जो प्रक्रिया है, इसके कारण नदी का जो आधार तल रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा, अपलिफ्ट होना। जो नदी तल का जो आपका आधार तल है, ये क्या हो जाएगा, आपका अधिक हट जाएगा। जैसे जैसे जमाव डिपॉजिट का होता जाएगा, उस तल का आपका क्या होगा,
उठाव होना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही अगर आप देखेंगे नदी तल उठेगा तो उसको नदी के जो आपके पानी की संग्रहण की क्षमता वो क्या हो जाएगी आपकी कम। दूसरा, तराई क्षेत्रों में भारी वर्षा, गंगा के आपके तराई क्षेत्रों में देखेंगे तो आपके भारी वर्षा होती है। अगर ग्लेशियर का पानी पिघला तो आपके गंगा, आपके सिंधु के सतलज और आपके ब्रह्मपुत्र नदियों में आपके जल की आपकी औसतन मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, और जिससे आपका इन नदियों में भी जो आपका बहाव है या फिर जल की मात्रा उससे क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये दो विशुद्ध कारण है जिससे आपके उत्तर भारत के मैदान में प्रायद्वीप की तुलना में आपके बाढ़ अधिक आते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो हमें देखना है बहुत महत्वपूर्ण है, हिमालय की नदियां सदा नीरा क्यों कहा जाता है? हिमालय की नदियों को सदा नीरा क्यों कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, हिमालय अपवाह तंत्र सदा नीरा क्यों कहा गया है? इसमें सीधा सीधा आपको जो आंसर अपना लिखना है, इस पैटर्न या फिर आपके ड्रेनेज सिस्टम में जो वाटर सप्लाई हो रही है, इनका स्रोत क्या है इन नदियों का, वो है स्रोत आपका ग्लेशियर। हिमालय की नदियों में अगर आप देखेंगे जो जल की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, आपके ग्लेशियर से। और ये उच्च अक्षांश में आपके टेम्परेट जोन में उष्णार्ध यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है, जिसे हिमखंड भी आपके वर्ष भर क्या होते हैं, सामान्य रूप से बने रहते हैं। ग्लेशियर से जैसी जल आपूर्ति बढ़ेगी आपके इनमें भी आपूर्ति क्या होती रहेगी, बढ़ते रहेगी। यानी ऐसा इनके पास सोर्स है नदियों को अपने पानी का जो वर्ष भर कभी भी खत्म नहीं होता। जबकि मानसूनी पवनों से अगर आप देखेंगे आपके प्रायद्वीप की नदियों का जो जल आपूर्ति का स्रोत है वो किस पर निर्भर है, आपके मानसून पर। और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपके हिमालय जैसे सदा नीरा क्यों कही जाती है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को प्यासा क्यों कहा जाता है? तो आपको जल आपूर्ति के बारे में बताना है, क्योंकि प्रायद्वीप का जो आपके नदियों का जल तंत्र है ये अपने जल आपूर्ति के लिए किस पर निर्भर करता है, आपके मानसून पर निर्भर करता है। इनकी जल आपूर्ति का स्रोत कोई भी ग्लेशियर या फिर वर्ष भर जल को संग्रहण करने वाले स्रोत के रूप में नहीं होने के कारण ये सामान्यतः आपके प्यासे जल अपवाह तंत्र में शामिल होती है। ठीक है, अब अगला आते हैं, उत्तर भारत के मैदान में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था है लेकिन प्रायद्वीप में नहीं है। क्या कारण है? प्रायद्वीप में सिंचाई की व्यवस्था जो है आपकी प्रायद्वीपीय भारत में, अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई हेतु नहर प्रणाली उपयुक्त क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि आपको पता है भारत में जो कैनल ग्रिड सिस्टम सबसे बेहतर या आदर्श रूप में बनाया गया वो उत्तर भारत के मैदान में बनाया गया। और प्रायद्वीप में अधिकांशतः अगर आप देखेंगे कृषि के लिए जो सिंचाई का जो इरिगेशन का जो एक स्रोत माना जाता है वो यहाँ के आपके तालाब और कुओं को माना जाता है, जो कठोर चट्टानों के रूप में आपके बने हुए। ठीक है, अब इसमें आपको रीजन बताना है, जो कारण जो रहेगा आपको ये याद रखना है। सबसे पहला कारण जो आपको ये बताना है, सामान्यतः इसका ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर झुका हुआ है। ठीक, दूसरा कारण समतल मैदान का कम विस्तार होना। उत्तर भारत के मैदान में देखेंगे बहुत चौड़ा मैदान मिलता है, लेकिन प्रायद्वीप की शिलाकृतियों में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पर्वत पठार जैसी शिलाकृति आपको सर्वाधिक मिलेगी। और सामान्यतः ढाल भी आपका इसका किस तरफ हो जाता है, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण पूर्व की ओर। तो सामान्यतः मैदान भाग में भी आने से जो अवतलन क्या हो जाता आपका बढ़ जाता। तो ढाल दक्षिण पूर्व की ओर झुका होना, समतल मैदान का कम विस्तार होना, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ की कठोर चट्टानें जो आर्कियन युग की बनी हुई है। आपको अगर नहर प्रणाली स्थापित करनी है
तो उस नहर को स्थापित करने के लिए पहला आदर्श माना जाता है भूमि आपकी समतल होनी चाहिए, चट्टानें आपकी मुलायम होनी चाहिए, क्योंकि नहरों से जो पानी जाता है उससे भूमिगत जल भी क्या होता है आपका बढ़ता है। यहाँ तो आपको कोई भी मुलायम चट्टान मिलेगी नहीं, कठोर चट्टानों का आपका तीव्र आपका यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार है। तो ये एक सब आपके यहाँ से बनने वाले एनालिटिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको लास्ट में आज जो बताने वाला था उसको हमने पूरा किया। अब हमें भारत के अपवाह तंत्र से जो दूसरा एस्पेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन के आपके पार्ट में हमें क्या क्या डील करना है। ठीक, जो प्रोबेबल क्वेश्चन जो हमारे लिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्टेट पीसीएस में देखेंगे तो आपके पहला जो है भारत की राष्ट्रीय जल नीति के बारे में बताइए, नेशनल वाटर पॉलिसी। ठीक, दूसरा अगर आप देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो है भारत में नदी जोड़ो परियोजना, जिसको एनडीए सरकार ने नया नाम दिया है अमृत क्रांति योजना के बारे में बताइए। तीसरा, भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी अपवाह प्रणाली और सबसे ज़्यादा प्रदूषित, विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में जो शामिल होती है आपकी गंगा, गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए जो प्रारंभ की गई आपकी नमामि गंगे परियोजना। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय जल नीति क्या है, आखिर हमारे भारत को ऐसी वाटर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता भी आखिर क्यों पड़ी है। ठीक, अगर मैं देखूं राष्ट्रीय जल नीति का जो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ किया गया था वो आपके स्वतंत्रता के पश्चात दूसरे सिंचाई आयोग सेकेंड इरिगेशन जो आपका कमीशन था, इसकी सिफारिश पे भारत में पहली बार आपके राष्ट्रीय जल संसाधन आपके आयोग की स्थापना की गई, NWRC। पृष्ठभूमि को याद रखिए, NWRC। ठीक, ये भारत में आपके राष्ट्रीय जल संसाधन आयोग के नाम से जाना जाता है और इसका गठन भारत में आपके दूसरे सिंचाई आयोग की आपकी सिफारिश के आधार पर की गई। देखिए, दूसरे सिंचाई आयोग ने ये कहा था कि भारत में इतने बृहद जो आपके जल संसाधन है, इस जल संसाधन चूंकि ये दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है और भारत की आपकी जलवायु विविधता, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां उत्तर भारत के मैदान में सर्वाधिक बाढ़ आ रहे हैं लेकिन प्रायद्वीप के अधिकांश भाग आपके सूखे पड़ जा रहे हैं, और भारत में तेजी से जो जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, शहरीकरण बन रहा है, आपकी जल की मांग में भी क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी, जल स्रोतों में बढ़ता हुआ प्रदूषण, इन सभी आपके तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो आपके भारत में उपलब्ध जल संसाधन है इसको सतत रूप से बनाए रखने के लिए आपके NWRC यानी राष्ट्रीय जल संसाधन आयोग की स्थापना की गई और इसी के आधार पर भारत में पहली जो राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी 1987 में बनाई गई। 1987 में पहले भारत की आपकी नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई गई। इसमें संशोधन किया गया आपका 2002 में और नवीन संशोधित नीति अभी आपके 2012 में पुनः इसमें संशोधन करके बनाई गई है, संशोधित नीति आपकी 2012। भारत की पहली राष्ट्रीय जो जल नीति बनाई गई थी 1987 में आपके राष्ट्रीय जल संसाधन आयोग के माध्यम से, उसके बाद संशोधन हुआ, उसमें पहला 2002 में, द्वितीय संशोधन कब किया गया, 2012 में। राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता क्यों, भारत में आपके इस दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए जितने भी बाढ़ सूखे की चुनौती है, बढ़ते हुए जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण से जो आपकी जल की मांग, जो कि अभी आप देखेंगे आपके नीति आयोग ने भी कहा है कि 2030 तक भारत में पीने योग्य पानी की आपकी स्थिति नहीं बनेगी। तो इन सभी आपके
प्रारूपों को देखते हुए भारत के संसाधन को संरक्षित करने के लिए आपके भारत में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई। हमें संशोधित जो दूसरी संशोधित राष्ट्रीय जल नीति है, इसके बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को आपको याद रखना है। ठीक, इस जल नीति में कहा गया है कि भारत में जल जो है खाद्य सुरक्षा, जीवन और आपके आजीविका का क्या है, आधार। इस देखिए इन पॉलिसी में जैसे आपके उस पार्ट को या ऑब्जेक्ट को जैसा स्वीकार किया जाएगा, उसी के आधार पे क्या बनाई जाएगी, आपकी रणनीतियां बनाई जाएंगी। तो पूरे भारत में जल संसाधन को संरक्षण को लेकर के एक आपके नेशनल लेवल पे आपका क्या बना दिया गया, आपका एजेंडा बना दिया गया। और संशोधित दूसरी जो जल नीति, उसमें जल को भारत में खाद्य सुरक्षा, जीवन का या और आजीविका, तीन चीजों का क्या माना गया, आधार माना गया। खाद्य सुरक्षा, कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक, भारत में आजीविका के लिए भी सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे जो आपकी निर्भरता वो किस पे, आपके कृषि पे। और भारत में अगर आप देखेंगे जो उत्तर भारत के मैदान के जो कृषि क्षेत्र है, उनमें जो नहर प्रणाली है वो आपके भारत की अपवाह तंत्र से क्या होती है, आपकी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा, जीवन का आपका इसका आजीविका का आधार माना गया। भारत में सामान्यतः जल संबंधी कानूनों के आपके निर्माण और उसके विनियमन यानी कंट्रोल का आपका अधिकार राज्यों को तो है, लेकिन इस संशोधित जल नीति में माना गया कि भारत में अब समान सिद्धांतों को लेकर के आपके राष्ट्रीय स्तर पे आपके क्या बनाए जाएंगे, गाइडलाइंस बनाए जाएंगी, ताकि राज्यों को भी हम इसमें क्या कर सके, आपके जोड़ सके। तीसरा, जलवायु परिवर्तन को लेकर के ठोस कार्य योजना बनाई जाए। जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहे, भारत की कई नदियां जो है आपके जलवायु परिवर्तन से आपके सूखने की कगार में है। इस जलवायु परिवर्तन को लेकर के नदियों के संदर्भ में जल को लेकर के एक ठोस कार्य योजना का निर्माण किया जाए। नदी क्षेत्र का संरक्षण सामुदायिक सहभागिता के आधार पर किया जाए। ठीक, इसमें अगली चीज जो पॉलिसी में रखी गई है, भारत में जो नदी क्षेत्र का संरक्षण करेंगे वह हम किसके आधार पे करेंगे, सामुदायिक सहभागिता। जैसे वनों के लिए संयुक्त वन प्रबंधन की आपकी व्यवस्था की गई पॉलिसी में, वैसे ही जल नीति में आपकी सामुदायिक सहभागिता। अंतर्राष्ट्रीय आपके जो नदी हैं उनके जल बंटवारे को लेकर के जो भी आपके भारत में स्थिति बन रही है, चाहे आपकी सिंधु नदी को लेकर के भारत पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र को लेकर के आपके भारत चीन, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नदी जल बंटवारे में हम सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और उस जल बंटवारे को लेकर के भारत के राज्यों से भी हम क्या करेंगे, आपके परामर्श लेकर के एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मत का हम क्या करेंगे, निर्माण, यानी राज्यों को जोड़ने का इस राष्ट्रीय जल नीति में सर्वाधिक प्रयास किया गया। इसका कारण जो है हमें कहां पर मिलता है, नदी जोड़ो परियोजना में। आखिर राज्यों को जोड़ने की सामुदायिक सहभागिता की सर्वाधिक बात हमारे 2012 की राष्ट्रीय जल नीति में करने का क्या कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में नदियों को लेकर के पहला विवाद तो हमारे भारत के ही राज्यों में है। और इसी से जुड़ी हुई एक जो महत्वपूर्ण भारत में जो परियोजना आपकी नदी जोड़ो परियोजना, ये भारत में क्यों सफल नहीं हो पाई, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा राज्यों की असहमति और केंद्र का आपका उनके साथ एक सही सहभागिता या समन्वय का स्तर नहीं बनाए रख पाना। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल नीति के बारे में आप इन सामान्य चीज़ों को बताइएगा, जो जो विशेषताएं हैं उसको बताइए। लगभग आपको 30-60 शब्दों में या 100 शब्दों में आप इसको बना सकते हैं। ठीक, राष्ट्रीय जल नीति के बारे में पूछेगा 100 शब्दों में, तो आप में को इसका पहले इतिहास बताना जो मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, क्यों राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता है उसके बारे में बताइए। भारत में जो आपके जलवायु परिवर्तन, बाढ़ व सूखे की जो चुनौतियां हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या और शहरों के बढ़ने के कारण जो आपकी जल की मांग की वृद्धि हुई, पीने योग्य आपके पानी की जो कमी है, इन सभी को देख करके आपके भारत में एक संसाधन को संरक्षण के लिए बनाई गई आपकी पॉलिसी। फिर 2012 की संशोधित जो आपकी राष्ट्रीय जल नीति है, इसके आपकी कुछ विशेषताओं को 4-5 को यहाँ बताना रहेगा। चलिए अब आते हैं नदी जोड़ो परियोजना या अमृत क्रांति योजना। देखिए भारत में अगर आप देखेंगे पहली बार नदी जोड़ना क्या होता है, सामान्यतः एक अधिक प्रवाह वाली नदी जिसमें आपका जल आपूर्ति या जल भरण की आपकी अधिक क्षमता है, लेकिन उसी के समानांतर कोई उसकी सहायक नदी जिसकी जल ग्रहण या फिर जल की उसकी मात्रा जो है आपकी उसकी तुलना में कम है,
इन दोनों नदियों को आपको कैनल सिस्टम से क्या कर देना, जोड़ देना। नहर प्रणाली के माध्यम से नदियों को क्या कर देना, आपका जोड़ देना, ताकि बड़े बहाव वाली नदी का पानी जो आपके कहाँ पर पहुँच जाए, आपके छोटी नदियों में, और यहाँ से लेकर के आपके इस छोटी नदी के पानी को लेकर के हम कहाँ पर पहुँचा दें, आपके खेतों में पहुँचा दें, आपके फिल्टरेशन यानी पीने योग्य पानी के आपके प्लांट में पहुंचा दे। तो एक ग्रिड सिस्टम से आपके बड़ी नदियों से छोटी नदियों और आपके स्रोत तक आपके जोड़ने की परियोजना क्या कहलाएगी, आपकी नदी जोड़ो परियोजना। भारत में सबसे पहले नदियों को जोड़ने का विचार आपके ब्रिटिश काल में आपके एक इरिगेशन इंजीनियर के द्वारा दिया गया था, आर्थर थॉमस कॉटन। 1858 में आर्थर थॉमस कॉटन ने कहा था कि भारत में जो नदियां इतनी समृद्ध हैं, लेकिन यहाँ के फिजिकल फीचर्स, कोई क्लाइमेटिक आपके प्रभाव को देखते हुए कुछ नदियां जो आपके उतने जल ग्रहण क्षेत्र को नहीं लेती, लेकिन उसके दूसरे ओर देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र की नदियां, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो हमारे पर्याप्त रूप से उन नदियों में भी क्या मिल जाएगा, आपका पानी मिल जाएगा। और इस नदी जोड़ो परियोजना को जो आपके अभी अमृत क्रांति के नाम से जानी जाती है, स्वतंत्रता के पश्चात से ही प्रयास किया गया, और 1980 में देखेंगे तो आपके जल संसाधन, नदी विकास और आपके गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा अंतर बेसिन एक जल अंतरण की योजना बनाई गई। ये कब बनाई गई, 1980 में। लेकिन राज्यों के आपके सहमति ना होने, राज्यों के मध्य ही आपके नदी जल के बंटवारे को लेकर के विवाद होने के कारण ये कोई मूर्त योजना में नहीं बन पाई। जब अटल बिहारी वाजपेयी का आपका प्रधानमंत्रित्व का काल आया, उसके पश्चात अगर आप देखेंगे 2005 में व्यवहारिक रूप से केन बेतवा लिंक को लेकर के जब सहमति पत्र में हस्ताक्षर हुए, तो ये एक वास्तविक धरातल में आपकी योजना बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। और वर्तमान में भारत में देखेंगे तो आपके केन बेतवा ये सबसे पहले भारत की नदी जोड़ो परियोजना में शामिल की गई। फिर हिमालयी तंत्र की आपकी अधिकांश नदियों को लेकर के एक रोड मैप बनाया गया, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की अधिकांश नदियों को लेकर के एक आपका रोड मैप बनाया गया। नदी जोड़ो परियोजना से लाभ क्या होगा, ठीक है। भारत में पानी का आपका अधिकतम उपयोग संभव होगा, जल विहीन क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो भारत में अगर आप देखेंगे कृषि जो अधिक आपके कृषि सिंचाई क्षेत्रों में क्या होगी, आपकी वृद्धि। पहला इसका लाभ पानी का अधिकतम उपयोग होना, जल विहीन क्षेत्रों में आपके पानी की उपलब्धता निश्चित होगी, आपके कृषि सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी, कृषि सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी तो किसानों की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके उनके आय में भी क्या होगी, वृद्धि। आय में वृद्धि होने से उनके लाइफ स्टैंडर्ड यानी कि जीवन स्तर में क्या होगी, वृद्धि। भारत में पेयजल की समस्या क्या होगी, आपकी दूर। आप चले जाइए दक्षिण भारत के राज्यों में, आप तो अगर शहरों में रहते हैं तो आपको टेप नल से बड़ा सुलभ पानी मिल जाता है। वहाँ पर रंग बिरंगे आपके मटकियाँ जो प्लास्टिक की रहती है उसके माध्यम से कई हजार मीटर लंबी दूरी आपकी बनी रहती केवल पीने के पानी को लेकर के। भारत में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। नीति आयोग ने तो आपका अभी डाटा भी दिया है कि 2030 तक भारत में पीने योग्य पानी भी नहीं रहेगा, ठीक। भारत में बाढ़ और सूखे की समस्या क्या होगी, दूर होगी। बाढ़ जो आपके उत्तर भारत की नदियां जो अपने नदी मार्ग परिवर्तन के लिए आपकी बहुत प्रसिद्ध है, और तराई के क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र, अगर इनके पानी को भी आप दूसरे क्षेत्र में जहां पर जिस धाराओं में आपके कम पानी आ रहा जोड़ देंगे तो नदी की जल ग्रहण जो क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे बाढ़ की भी आपकी समस्या क्या होगी, दूर होगी। भारत में से नहरों का विकास दक्षिण भारत में भी क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा, ठीक। नदियों को जोड़ के मैकेनाइज सिस्टम से आप प्रायद्वीप में आप क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा नहरों का एक जाल बना सकते हैं। बड़े नहरों का जाल तो नहीं बनेगा लेकिन मध्यवर्ती आपके इसमें बेहतर बन सकते हैं, ठीक। अब आते नमामि गंगे परियोजना में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके स्वीकार की गई जो सबसे बड़ी प्रदूषित नदी है आपकी गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी। इसके संरक्षण को लेकर के आपके एनडीए सरकार ने आपके 2015 में फ्लैगशिप योजना प्रारंभ की। ये एक दीर्घकालिक आपकी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है गंगा के उद्गम गंगोत्री से लेकर के आपके जो ये 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, यानी कि आपके उत्तराखंड, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और बिहार के क्षेत्रों से आपके लगे हुए नीचे के जो भाग होंगे आपके, इन पूरे राज्यों में आपके लगभग
151 घाटों और उनसे जुड़े हुए प्रदूषण की समस्या को दूर करके गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा में क्या करना, आपके वृद्धि करना। ये लगभग 2020 तक 20,000 करोड़ की आपकी इसमें बकायदा खर्च का आपका आधार लिया गया बजट में, और इसके लिए एक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की भी क्या की गई है, शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन आपकी इसी नमामि गंगे परियोजना से जुड़ी हुई है, और छोटी छोटी आपके लगभग 170 से अधिक परियोजनाओं को इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। एक दीर्घकालिक योजना है, लगभग 10 से 18 सालों के बीच में आपके एक चरण दर चरण से आपके गंगा में आपके विद्यमान प्रदूषण को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से अधिकांश परियोजनाओं का क्या किया जाएगा, आपका संचालन किया जाएगा। तो इतनी सामान्य जानकारी आपको नमामि गंगे परियोजना में रखना है। तो हम अपने ड्रेनेज सिस्टम के पूरे इतने बड़े एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से अपने 2 लेक्चर में कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।